मित्रों, बात आज से 2 वर्ष पूर्व यानी दिसंबर 2022 की है और मैं सोच रहा था कि व्यंग्य यात्रा का एक चिंतन प्रक्रिया लगातार व्यंग्य यात्रा को लेकर चलती रहती है और हर बार लगता है कि एक नए विषय पर नई बात जो है की जाए। इसी प्रक्रिया में मैंने सोचा कि व्यंग्य यात्रा का आगामी अंक किस विषय पर हो, इस पर सोच रहा था और वो पुस्तक मेले तक आ भी जाए। इसी प्रक्रिया में मैंने सोचा एक सवाल जो वर्षों से मेरे मन में कौंध रहा है, बार बार आता है, उसका कोई हल नहीं निकल पाता है। और ये सवाल तब से कौंध रहा है जब से मैंने श्री लाल शुक्ल जी के साथ एनबीटी के लिए हिंदी हास्य संकलन किया, उसका सहयोगी संपादन के रूप में रहा। इसी प्रकार से 20वीं शताब्दी उत्कृष्ट साहित्य का संपादन किया और मुझे लगा कि दोनों में ढेरों रचनाकार हैं। पुरुष स्वर बहुत सुनाई देता है पर नारी स्वर लगभग ना के बराबर है। दोनों संकलनों में नारी स्वर के रूप में केवल 3 लोग थे, सूर्य बालाजी, शांति मेहरोत्रा, अलका पाठक। और सूर्य बालाजी के लिए तो एक बार मैंने लिखा भी था, अगर सूर्य बालाजी व्यंग्य नहीं लिखती तो इसे पुरुषोचित विधा मान लिया जाता। तो इस दृष्टि से जो है मुझे ये सवाल मेरे मन में आ रहा था कि क्या नारी लेखन जो है संभव नहीं है, या नारी स्वर जो है वो विसंगतियों को इतना पकड़ नहीं पाता, या हम उसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से सोच के मैंने जो है देखा कि लिखने वाले बहुत सारे हैं और इस पर बातचीत की जाए। तो मेरी दृष्टि हो सकता है थोड़ी सीमित तो आज के समय और समकालीन व्यंग्य को नहीं पहचान पा रही हो, नहीं वहाँ तक जा रही हो अपनी व्यस्तताओं के कारण, अपनी बुजुर्ग दृष्टि के कारण। तो मैंने समीक्षा तेलंग और अर्चना चतुर्वेदी से इसकी चर्चा की, सूर्य बालाजी जी से इससे चर्चा की कि क्यों ना एक अंक जो है इसमें निकाला जाए। तो भूमिका बनी और प्रयत्न भी शुरू हो गए, लोगों को पत्र भी लिखे गए कि, और उसमें ये किया था कि हमने जितनी रचनाकार हैं लगभग, और मेरा आश्चर्य था उन्होंने जो सूची बना के दी कि इतने लोग लिख रहे हैं जिनके अपने संकलन भी आ गए हैं। तो ये किया गया कि भाई इन लोगों से रचनाएं मंगाई। तो मेरा जो रहता है कि हर एक से उसकी शेष रचना, उसकी दृष्टि में जो शेष रचना है वो क्या है और क्यों वो उसको श्रेष्ठ मानती हैं। इसी प्रकार से चिंतन के लिए मैंने ये किया कि जितने पुरुष स्वर इस समय सामाजिक व्यंग्य में बहुत प्रख्यात हैं, आलोचक भी, लेखक भी, उनसे व्यंग्य के नारी स्वर पर टिप्पणी या लेख तो बहुत लोगों ने दिए, पर बहुत पौरुष अहंकार से मारे हुए ऐसे भी रहे कि जिन्होंने मना नहीं किया। व्यंग्य यात्रा को लोग मना कम करते हैं पर टालते रहे। तो कितनी टलती व्यंग्य यात्रा जो था उसका मैंने, तो ये एक पृष्ठभूमि आपके सामने इसलिए है कि मुझे लगा कि व्यंग्य के नारी स्वर पर संक्षेप में ही सही एक अलग प्लेटफॉर्म पर भी बात हो। ये जो व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी का अंक है जो लगातार आ रहा है, ठीक है, अपने हमारी सीमाएं हैं, हम उस तरह से इसको व्यावसायिक नहीं बना पा रहे हैं कि इसके इतने हिट हो गए या इतने सदस्य हो गए, पर यह है कि प्रयत्न है कि एक इस प्लेटफॉर्म पर भी बात हो। तो अब इस प्लेटफॉर्म पर बात हो तो इस दृष्टि से मैंने अपने मित्रों से जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत की। आप जानते ही हैं, संजीव कुमार हैं, रणविजय राव हैं, पिलकेंद्र अरोड़ा हैं और प्रभात गोस्वामी हैं। तो इन लोगों से बातचीत की और एक खाका तैयार हुआ। तो ये खाका आपके सामने है जिसमें, अच्छा, इस बीच में बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि मैं सोच रहा था 3 ही लोग हैं। एक पाठ्यक्रम के लिए किताब तैयार करते हुए मैंने देखा, सारा अध्ययन किया, तो पता चला कि बंग महिला जिनको पहली कहानीकार मांगते हैं, उन्होंने एक व्यंग्य रचना रची है, चंद्रदेव से बात है। तो मुझे लगा कि उसको इसका हिस्सा बनाया जाए। उस अंक का तो वो हिस्सा नहीं बन पाए थे, उसको हिस्सा बनाया जाए
और उसको उनका, सूर्य बालाजी का, अलकर पाठक जी का, तीनों की रचनाओं को अंजू खरबंदा ने पढ़ा बड़ी खूबसूरती से। वो बहुत उनका पढ़ना जो है मुझे बहुत ही प्रभावित करता है। पिलकेंद्र अरोड़ा ने बहुत सारे नारीश्वर की रचनाएं एकत्रित करने में सहायता की, और रणविजय ने चिंतन के लिए, प्रभात गोस्वामी जी स्वस्थ नहीं हैं तो उन्होंने क्षमा मांगी, तो खैर वो जल्दी स्वस्थ होंगे, हमारे साथ जुड़े। तो मित्र, प्रस्तुत है ये व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी का नारी स्वर, हिंदी व्यंग्य में नारी स्वर अंक। कैसा लगा ये आप बताएं तो अच्छा लगेगा। दिसंबर 2024 व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर डिम्पल गोयल। आइए इस पत्रिका के पिछले 2 अंकों पर दृष्टिपात करते हैं। अक्टूबर 2024 अंक सोशल मीडिया की विसंगतियों पर आधारित है, जबकि नवंबर 2024 अंक बाल साहित्य में हास्य व्यंग्य के परिदृश्य पर आधारित है। बालक का साहित्य लिखने के लिए लेखक को उसी भावभूमि पर जाकर रचना प्रक्रिया में संलग्न होना पड़ता है, जिससे बालक की समझ एवं कल्पनाशीलता का विकास होता है। बच्चों की सामाजिक समझ वयस्कों की अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है, इसलिए बाल साहित्य में व्यंग्य की अपेक्षा हास्य का समावेश अधिक रहता है। बालक व्यंग्य को किस अनुपात में समझेगा कुछ पता नहीं, उसे हास्य अधिक आकर्षक लगता है। इसके साथ उसका कोमल मन प्रकृति एवं जीव जंतुओं के प्रति भी अधिक संवेदनशील होता है। बाल साहित्य बालक की कल्पनाशीलता का विकास करता है। माना कि बाल साहित्य में हास्य का समावेश अधिक रहता है, परंतु व्यंग्य की बौछार बाल साहित्य में नजर आती है। बाल साहित्य बालकों में प्रेरणा का संचार करता है, उसे सही गलत का ज्ञान देता है। आगे पुस्तक पंचायत में प्रसिद्ध रचनाकारों की बाल रचनाओं का सफल वाचन किया गया है। जैसे जयप्रकाश भारती की रचना है पगलो मौसी राजा रानी। इसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, बालक का जो साहित्य है वह सिर्फ बालकों के लिए नहीं लिखा जाता, वह उसे जो है ना हर वर्ग के पाठकों को उसको पढ़ना चाहिए, उसकी समझ रखनी चाहिए। पगलो मौसी सोती है, सोते सोते जागती है। पगलो मौसी रोती है, रोते रोते हंसती है। पगलो मौसी मोटी है, कद में एकदम छोटी है, मानो फूली रोटी है। आगे हरिकृष्ण देवसरे की कविता कविवर पंडित राम भुजक्कड़। प्रकाश मनु की हास्य कविता मेंढक की पतलून। प्रभुदयाल श्री की रचना शादी का खेल। अजय जन्मे जी की हास्य कविता हरा समंदर। निशा ग्रोवर की हास्य रचना चुटकुले से मामा जी, जिसका वाचन दिविक रमेश जी ने किया है। आपने अपनी बाल रचना खुशियाँ लौटाते हैं त्योहार का बहुत सुंदर वाचन किया। आगे प्रेम जन्मेजय सर ने 1980 में आए अपने एक बाल उपन्यास नल्लू राम के एक अंश का वाचन किया। आगे संजीव कुमार जी ने 2 बाल हास्य कविताएं पंडित जी एवं पटाखा का सफल वाचन किया। आगे बाल साहित्य में हास्य व्यंग्य का परिदृश्य दिविक रमेश जी से रणविजय जी का संवाद। बाल साहित्य में व्यंग्य की अपेक्षा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग मिलता है, परंतु फिर भी व्यंग्य की बौछार कहीं कहीं मिल ही जाती है। शेरजंग गर्ग जी की एक रचना न्यारी गाय, इसकी 2 पंक्तियां देखिए। सारा दूध हमें दे देती, आओ इसे पिलाए चाय। बच्चे इन पंक्तियों को अपने ढंग से समझेंगे, परंतु जब एक वयस्क इसकी आलोचना करता है, इसकी व्याख्या करता है, तो वह अपने ढंग से करेगा, तो वह इसमें व्यंग्य को भी देखेगा कि गाय का सारा दूध तो हम प्रयोग कर लेते हैं और उसके बछड़े के लिए भी हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। इनकी अगली बाल कविता है गधा।
गधा इतना मासूम एवं सरल जीव है जिसकी सरलता को हम मनुष्य उसकी मूर्खता मान बैठते हैं, जो ठीक नहीं है। मूर्खता के लिए गधे की उपमा देकर इसे मुहावरा बनाना गलत है। आगे कुछ रचनाकारों की बाल रचनाएं हैं, जैसे बाल कृष्ण गर की रचना, दल बदलू बिल्ली, राष्ट्र बंधु जी की अक्ल की खोज, दिविक रमेश जी की बाल कविता मचा हुआ है हल्ला गुल्ला। इसमें बहुत गंभीर व्यंग्य देखने को मिलता है, जहां चुनाव प्रचार की लहर के समय गरीब बच्चा अपनी माँ से प्रश्न करता है कि अब हमारे घर में भी बिजली आएगी, अंकल आंटी हमें उपहार देंगे। पर चुनाव जब बीत जाते हैं, मतलब चुनाव का समय जब निकल जाता है, तो ये अंकल आंटी दोबारा क्यों नहीं आते। यहाँ जो बच्चा है उसको उपहार की लालसा है, परंतु जब वयस्क इस कविता को, इस व्यंग्य कविता को पढ़ता है तो वह इसमें एक अलग तरह से सामाजिक विसंगतियों को देखता है। इसके अलावा बाल कथाएं भी लिखी गई है, जैसे अमृतलाल नागर की लिटिल रेड इजिप्शिया यानी कि छोटे लाल मिश्रा। बाल साहित्य की शुरुआत 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो चुकी है। इसका एक लंबा इतिहास है। आज़ादी के बाद इसने बहुत जोर पकड़ा, क्योंकि विभिन्न पत्र पत्रिकाएं अस्तित्व में आई। रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना है कि बाल साहित्य में सुधारात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए। टैगोर जी की एक एकांकी है जिसका नाम है इच्छा पूर्ति, जो बच्चों में शिक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाती है कि बच्चे शिक्षा को लेकर इतने गंभीर नहीं है, उनको गंभीर होना चाहिए। नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत है सूर्य बालाजी द्वारा लिखित एक व्यंग्य, या इलाही ये माजरा क्या है। बाहर कान का हॉर्न बजा और कुछ भद्र महिलाएं उतरकर अंदर आती दिखी। मैंने स्वागत में हाथ जोड़े और पूछा, कहिए कैसे आई। उन्होंने लगभग एक साथ उत्तर दिया, हम अपना स्त्री विमर्श करवाने आई हैं। मैं बुरी तरह चकराई। क्या कहा आपने? यही कि हमें अपना स्त्री विमर्श करवाना है। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, देखिए स्त्री विमर्श किया जाता है, करवाया नहीं जाता, लेकिन ये बैठे बिठाए आप लोगों को स्त्री विमर्श करवाने की क्या सूझी। वे ठुमक गई। आपको नहीं करना तो मत करिए, साफ साफ कह दो, हम किसी और से करवा लेंगे। बहाने मारने की जरूरत नहीं, हम इज्जतदार घरों की महिलाएं हैं। खुद कोई काम करने की ना आदत, ना इजाजत, ना टाइम ही। खुद ही अपना स्त्री विमर्श करेंगे तो दुनिया हंसेगी कि देखो डायमंड टावर वालियों को अब इस नौबत को आ गई कि अपने आप स्त्री विमर्श। साफ था कि वह तुली बैठी थी और मैं, या इलाही ये माजरा क्या है, के बीच खपत नरमी से समझाया। देखिए मेरा मतलब यह जानना था कि आखिर वजह क्या है। आप लोग स्त्री विमर्श करने के लिए कमर कस के निकल पड़ी इस काम के लिए। अब वह भी नरम पड़ी। खुलासा करते हुए बोली, वजह कुछ खास नहीं है। जैसा कि आपको बताया, हम लोग खाते पीते इज्जतदार घरों से हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं, सभी ऐशो आराम, सिवाय स्त्री विमर्श के। उसी की कमी रह गई तो सोचा आप पढ़ी लिखी हैं, लेखिका भी हैं, आपसे कराना अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग सुख सुकून की जिंदगी बसर कर रही हैं, तो स्त्री विमर्श के पचड़े में पड़ने की जरूरत क्यों। वो आपसे कहा ना कि हम बड़े घरों की स्त्रियां हैं, तो हम पढ़ी लिखी इलीट सोसाइटी की लेडीज के बीच में उठना बैठना चाहती हैं। लेकिन हमसे कहा गया कि उन लोगों के साथ उठने बैठने की पहली शर्त स्त्री विमर्श है। बिना स्त्री विमर्श के आप उनके बीच पूरी तरह से अनफिट रहेंगी। तो सोचा ठीक है, जैसे हम फेशियल कराते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर करवाते हैं, वैसे ही स्त्री विमर्श भी करवा लेंगे और उन लोगों के बीच उठ बैठ लेंगे। समझ गई? बस इतनी सी बात। अरे तो आप लोग बेहद आसानी से। वह उत्साहित होकर बताने लगी, हमने सोशल वर्क भी बहुत किए हैं,
कई बार औरतों बच्चों को सिलाई मशीनें, पाउडर मिल्क, स्कूल बैग और किताबें भी बांटी हैं। हमारे फ़ोटो भी लोकल अखबारों में छपे हैं। लेकिन हर बार हमसे यही कहा गया कि खाली सिलाई मशीनें बांटने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे सॉलिड मकसद होना चाहिए। स्त्री विमर्श टाइप। ओह, स्त्रियों के लिए आपके दिल में इतनी करुणा है, तो बस अपनी अपनी गाड़ियां निकालिए और पास के गांव कस्बों की दुखियारी स्त्रियों, बूढ़ियों और बच्चों की दुनिया से शुरू कीजिए। उनके सुख दुख, तकलीफ़ों और लाचारियों को जानिए। उनकी उम्मीदों और सपनों को सच करने में लग जाइए। सच की भारतीय स्त्री तो वहीं बसती है और आपके पास तो साधन भी है, कुछ करने का जज्बा भी। लेकिन उनका चेहरा उतरता चला गया। अरे, आपने तो खासी झमेले में डाल दिया। हम हरि भजन को आए थे, आप कपास उठाने लगी। कहना आसान है, गांव में जाइए। कभी गई है आप गांव में? कानों सुनी और आंखों देखी में जमीन आसमान का अंतर होता है। इतना कूड़ा कचरा, गड्ढे गडरियों से पटी सड़क की टायर पंचर हो जाएं, बदबू इतनी कि नाक फट जाए। आपने भी कहाँ ला पटका? हमने तो सुना था लाइब्रेरियों में हो जाता है स्त्री विमर्श, व्याख्यान, वक्तव्यों में भी। उस कैटेगरी की कुछ पढ़ी लिखी वाली तरकीबें सुझाइए ना। आप स्वयं स्त्री हैं, लेखिका हैं, ये सब तो करती होंगी। सच पूछिए तो मैं अब तक अपने अंदर वाली स्त्री का ही विमर्श नहीं कर पाई। अरे, उन्होंने अचंभे से आंखें झपकाई। देखने में तो पढ़ी लिखी और मॉडर्न लगती हैं आप। मैंने उसी कातर भाव से कहा, फुर्सत ही नहीं मिली ना। उन्होंने अग्नि नेत्रों से मुझे घूरते हुए कहा, खैर फुर्सत ना मिलना तो एक बहाना है, लेकिन अगर सचमुच नहीं किया तो आपने समाज और समूची स्त्री जाति के प्रति धोखा किया है। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मेरा काम है लिखना। स्त्री पर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है। कभी अवसर आया तो आप जैसी पर भी लिख सकती हूँ। उन्होंने फिक्स से मुंह बनाया। उससे क्या होगा? मैंने कहा, बनेगी ना एक पूरी मुकम्मल स्त्री। उनका चेहरा एकदम से चमका, फिर बुझ गया। लेकिन ऐसे स्त्री का हम क्या करेंगे जिसका विमर्श ही ना हुआ हो? आपके सामने प्रस्तुत है एक व्यंग्य जिसे लिखा है अलका पाठक जी ने और शीर्षक है आखिर ऐसा क्यों होता है। आज बेटी का जन्म पाने का अफसोस हो रहा है। कई दिनों से मैं इस गहन चिंता में थी कि मेरा हीरा जन्म कोड़ी बदले क्यों जा रहा है। मेरे संगी साथी नहीं, जूनियर भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं ख्याली पुलाव पकाती जहाँ की तहाँ बैठी हूँ। आत्ममंथन, आत्मज्ञान आदि आदि के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि मेरा बेटी, पत्नी, माँ अर्थात कुल मिलाकर स्त्री होना मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। हमारे यहाँ बेटियाँ पाँव नहीं छूती। विवाह के समय बेटियों के पाँव छुए जाते हैं। नवरात्रों में कन्याओं के पैर पूजे जाते हैं। एक उच्च अधिकारी के सामने दो प्रतिभाएं होती हैं, एक बालक, एक बालिका। गुण योग्यता बराबर। बालक श्रद्धानत होकर उच्च अधिकारी के चरण आते जाते छू लेता है। बालिका खीसे निपोरती रह जाती है। परिणाम क्या? सेवा का फल बालक की झोली में जा पड़ता है। चरण स्पर्श बराबर वजन पर पासंग का काम करता है। साहित्यकारों ने अपनी श्रीमतियों को साहित्य में प्रोत्साहित नहीं किया। मुकाबला हो जाता। जहाँ टक्कर कांटे की थी वहाँ डगर भी कंटकाकीर्ण ही रही। वह भाई साहबों और भाभी जियों के पैर छू छू कर साहित्य में दाखिल हुए और जगह छेक कर बैठ गए। बेचारी बहनें भाई साहबों के स्वेटर ही बुनती रह गई। आदमी का असली चेहरा पहचान ही नहीं पाई। जो सड़कों पर चलते हैं, चलना और टहलना अलग है। द्वार से वाहन तक चलना और वाहन से उतरकर बिल्डिंग में समाना चलना नहीं है। चलना वह है कि जहाँ इंसान का सफ़र पाँवों के भरोसे पूरा होता है। ऐसे सड़क अनुरागियों के पैर में पादुकाएं होती हैं। बेचारी पादुकाएं। घिसते जाना,
और घिसटते जाना ही उनकी नियति है। स्त्रीलिंग जो ठहरी, जो शान से चमकता है और काटता भी है, वह होता है जूता। यानी यहाँ भी शान मर्द की। वह बड़े बड़े रईसों के पैर की शोभा बढ़ाता है। मेहनतकश इंसान के पैरों में घिसती है चप्पल। यह भेदभाव सिर्फ मर्द के पैरों में ही नहीं होता, औरत की दुनिया में भी होता है। रोज़ रसोई और बाजार में खटती है, चप्पल और पार्टी में जाते हैं चमचमाते सैंडल। सैंडल पहने जाते हैं, उतारे जाते हैं, संभाल कर रखे जाते हैं। यानी व्याकरण की दुनिया में भी पुल्लिंग का ही बोलबाला है। अब ज़रा गहने जेवर की बात करते हैं। हार, कंगन, झुमके, सबके सब ऊंचे पदों पर बैठने वाले गहने पुरुष हैं और सोने के बने हैं। लेकिन पायल, बिछिया जैसे स्त्रीलिंग गहनों को चांदी से ज़्यादा कुछ नसीब नहीं। जगह भी उनकी पैरों में ही है। सब्जियों में आलू, गोभी और टमाटर मर्दों के नाम पर रजिस्ट्री ले चुके हैं। आलू छोटा है, गोभी ताज़ा है, टमाटर बड़ा है। यानी सबसे लोकप्रिय सब्जियां पुरुषों के खेमे में शामिल हो चुकी हैं। हर दावत में, शादी ब्याह उत्सव में मांग और पूछ सिर्फ उनकी है। बेचारी लौकी, तौरी रजिस्टर की गई है महिलाओं के नाम पर। लौकी मोटी है, तोरी पतली है, जैसी महिलाओं के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाक्यों का उनके लिए प्रयोग किया जाता है। उन बेचारियों को छोड़ दिया जाता है बीमारों और बूढ़ों की सेवा के लिए। बेचारी खटती रहती हैं। औरत का नसीब ही ऐसा होता है, मरने खटने वाला। सड़क पर निकलो तो गाड़ियों को देखो, लोगों को भर भर कर दौड़ रही हैं। लोग हैं कि ऐश कर रहे हैं, सड़क है कि घिसपिट रही है, कि लहलहा रहे हैं। यही क्यों, बगीचे में देखिए, घास बेचारी आम आदमियों की तरह रौंदी जा रही है और फूल हैं किनारे क्यारियों में ऐश कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। मानो ना मानो, स्त्री का दुर्भाग्य सिर्फ इंसान का रचा हुआ नहीं है, लगता है भगवान भी पुरुष के साथ मिला हुआ है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर भगवान भी तो पुरुष ही है ना। तो फिर ये जो कहते हैं कि दुनिया पुरुषों की बनाई गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खुद दुनिया बना के थक गया तो इंसान के निर्माण का काम स्त्री के सिर पर डालकर हवा खाने चल दिया। और अब आधी दुनिया बेचारी बैठी है इंतज़ार में कि ऊपर वाला लौटे और देखे कि उसकी बेटियों के ऊपर कैसे दुख के पहाड़ टूट रहे हैं और बाकी दुनिया मज़े लूट रही है। किसी को कोई अफसोस ही नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हरीश नवल, फिलहाल अमेरिका से, यूं दिल्ली में रहता हूं। महिला व्यंग्यकारों की बात अगर हम करें तो महिलाओं को उनका जो कार्यक्षेत्र था पहले बहुत सीमित था। उनको घर की चार दीवारी में बंद रखा जाता था, जबकि पुरुष के साथ ऐसा नहीं था। तो व्यंग्यकार या किसी भी तरह का साहित्य रचने के लिए, बट विशेष रूप से व्यंग्य लिखने के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण की तीव्र आवश्यकता है कि आदमी भेद करके भीतर तक देख सके, स्कैन कर सके कि ये स्थितियां क्यों इतनी विद्रूप हुई, ये क्यों इतनी व्यंजक हैं, ये विडंबना कहाँ से आई। तो ये सारी चीज़ें जो थी, तो पुरुष चूँकि उनको अवसर मिलता था, वो बाहर जाते थे, देखते थे, समाज की हर इकाई से मिलते जुलते थे, पर स्त्रियाँ चार दीवारी में सीमित थी। तो इसलिए हमें महिला लेखन व्यंग्यकारों में कम मिलता है कि महिलाएं ऐसी हों जिन्होंने अच्छे व्यंग लिखे हों या व्यंग ही लिखे हों। ये मैं समझता हूँ ये एक विशेष कारण रहा। लेकिन जैसे ही उत्तर आधुनिक काल आया और उधर नारी जागरण काल का आरंभ हुआ, तो हमने देखा कि हमारे समक्ष जहाँ पर स्त्रियाँ शिक्षित होने लगी, पढ़ने लगी, बाहर जाने लगी, और देखते कि देखते हमारे सामने एक बहुत विराट स्वरूप आया महिलाओं का, जिसमें व्यंग भी शामिल था। और वो व्यंग आप जानते ही हैं, आपने एक कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने उस व्यंग की शुरुआत की हिंदी में,
महिला व्यंग्यकारों की, जैसे स्वरूप रानी बख्शी जी के व्यंग थे, हम बिल्कुल बच्चे थे जब पढ़ते थे। फिर सुधा गोयल जी लिखा करती थी, सुधा रानी श्रीवास्तव लिखती थी। सुधा रानी श्रीवास्तव के तो धर्मयुग में भी काफ़ी छपे। शांति मेहरोत्रा बहुत प्रसिद्ध हुई। गीता पुष्प शाह मुख्यतः कहानीकार थीं, किंतु उन्होंने व्यंग की संरचनाएं बहुत अच्छी की। सुधा गोयल का एक नाम था। बानो सरताज भी कहानीकार मुख्य रूप से थी, पर उन्होंने भी व्यंगकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और उसके बाद का जो क्रम है, यदि हम देखें तो जो उनके बाद के लोग आते हैं उनमें सूर्य बालाजी इस समय एक प्रमुख नाम है। स्नेहलता पाठक हैं। अलका पाठक जी का अवसान हो चुका, पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, व्यंग को दिशा दी। निशा भार्गव हैं, आशा रावत हैं, अर्चना चतुर्वेदी, रेखा व्यास। दरअसल हमने एक कार्यक्रम किया था 2 वर्ष पूर्व एनसी मैजिक मैन के सौजन्य से, जिसका मैं परामर्शदाता हूँ। तो हमने व्यंग पर बात की कि महिला व्यंगकारों पर एक कार्यक्रम किया जाए। तो मुझे मालूम नहीं था कि इतनी महिलाएं व्यंग लिख रही हैं। तो जो नाम मैंने आपको बताए हैं, उनके अतिरिक्त और नाम भी हमारे पास आए। रेखा व्यास, अर्चना चतुर्वेदी, सुषमा व्यास, मीना सदाना अरोड़ा, सुनीता शानू, साधना बलवटे, अलका अग्रवाल, समीक्षा तैलंग, वर्षा रावल, नीरज सुधांशु, आभा सिंह, चेतना भाटी, जो नाम ध्यान आ रहे हैं, अनीता यादव। ये कोई क्रम मैं नहीं निर्धारित कर रहा, पर जो आ रहे हैं, अनिला चरक हैं, शशि पांडे हैं, शशि पुरवार हैं, कनक सौम्य हैं, अंकिता बहोती हैं, वेगा राठी हैं, आरिफा एविस हैं, और फिर जैसे सरोजनी प्रीतम और कीर्ति काले जो प्रसिद्ध कवित्रियाँ हैं, इन्होंने भी व्यंग में के क्षेत्र में आए, इन्होंने भी गद्य में व्यंग की संरचना की। तो वो एक उस कार्यक्रम से बड़ी आशा बंधी थी, और बहुत हम लोग स्तंभित रह गए थे कि अरे ये तो मेरे कुछ नाम है, उसमें लगभग क्यों, मैं पूरे बताता हूँ, 76 नाम आए थे मेरे पास, जिसमें अलका सिगतिया की भूमिका बहुत रही, जिन्होंने कुछ नाम दिए। तो सुषमा व्यास जी, राजनिधि, जब इनसे संपर्क हुए तो धीरे धीरे सब नाम आए। मीना अरोड़ा का एक सशक्त नाम, अर्चना चतुर्वेदी, सब नाम ऐसे हैं जो बहुत उत्कृष्ट व्यंग रचना कर रही हैं। तो अब चूंकि स्थितियां पुरुष और स्त्री के लिए अब उतनी ज़्यादा दूरी वाली नहीं है, उनका कार्यक्षेत्र भी उसी समय ऐसा हो गया है, तो अब हम देखते हैं कि महिलाओं का जो प्रवेश हुआ है वो एक अच्छा प्रवेश है। बाकी एक बात होती है कि महिलाएं स्वभाव से चाहे घर में जैसी भी हों, लेकिन जो बाहर जाती हैं, व्यवहार में आती हैं, तो वो पुरुष की तरह से वो अपनी भाषा को बिगाड़ के नहीं बोल सकती। मेरा मतलब है कि वो सम्मानजनक भाषा में प्रायः बात करना पसंद करती हैं। इधर थोड़ी स्थिति थोड़ी सी और तरह की हो रही है, पर अभी तक ऐसा है कि पुरुष की तुलना में जो स्त्री की भाषा है वो अधिक सौम्य है, वो अधिक सुसंस्कृत है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी पर चोट करते हैं, कटाक्ष करते हैं, व्यंग लिखते हैं ना, तब हमारी भाषा ऐसी हो कि वो तिलमिलाहट भी पैदा कर दे, तो वो कसैली या कड़वी या खट्टी भी हो सकती है। तो अब धीरे धीरे महिलाएं उधर भी आ रही हैं, और मैं तो आश्वस्त हूँ। एक अंक निकला था व्यंग यात्रा का, और उसमें महिला व्यंगकारों पर काफ़ी कुछ चीज़ें प्रकाश में आई थी, जिनसे एक नई रोशनी हुई। तो मैं व्यंग यात्रा के इस उपक्रम के को भी साधुवाद देता हूँ कि आप इस तरह के सामने ऐसे व्यक्तियों को समक्ष लाते हैं जो अभी तक अधूरे थे या जिन पर नज़र नहीं गई थी, जिनमें से एक महिला व्यंग लेखन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नवल, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, गिरीश पंकज की ओर से व्यंग यात्रा के वीडियो चैनल में मैं अपनी ओर से सबका स्वागत कर देता हूं। इस बार विषय दिया गया है कि व्यंग में स्त्री स्वर के बारे में कुछ चर्चा हो। तो हम महसूस करते हैं कि व्यंग में पुरुष स्वर तो भरपूर है,
कबीर से लेकर हरिशंकर परसाई तक व्यंग के अनेक पुरुष स्वर मुखर होकर के सामने आते हैं, लेकिन जहाँ तक स्त्री स्वर की बात है उसकी कमी हमें महसूस होती है। हालांकि जब मैं पुराने कवियों में खोज करता हूँ, मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है, पुराने कवियत्रियों को मैं देखता हूँ तो एक नाम मुझे याद आता है सहजोबाई का। सहजोबाई अपने समय की बड़ी विद्रोही स्त्री थी, जैसे कबीर थे अपने समय के। कबीर ने उस समय के समाज को देख करके, उस समय की विसंगतियों को देख करके, उस समय की सांप्रदायिकता को देख करके बहुत कुछ लिखा। लगभग वही काम सहजोबाई ने किया। वे पूरे समाज को ललकारती थी, समाज को चुनौती देती थी, और जो कुछ भी विसंगतियां हैं उसके विरुद्ध एक मुखर स्त्री स्वर के रूप में हमारे सामने वो आती हैं। आप देखिए, उनकी 4 पंक्तियां मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे कहती हैं, रहे वासना तिरिया माही, कोढ़ी स्वान धरे तन आई, रहे वासना पुरुषावर की, कुतिया होए जू चूहड़े घर की। कितनी तल्ख टिप्पणी है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति स्त्री के साथ वासना का ख्याल करता है, जो पुरुष स्त्री के साथ वासना का ख्याल करता है, वह अगले जन्म में ऐसा कुत्ता बनता है जिस शरीर में घाव ही घाव होते हैं। और जो स्त्री पुरुषों के प्रति आसक्त रहती है, वह अगले जन्म में भंगी के घर कुतिया बनती है। सुनने में यह बात मित्रों बुरी लग सकती है, लेकिन मनुष्य के पतित होते चरित्र को उस दौर में देखकर सहजोबाई जब ऐसी तल्ख टिप्पणी करती है तो लगता है 2024 में भी वह टिप्पणी बहुत सार्थक है। आज क्या स्त्री और क्या पुरुष, जिस तरह का पतित समाज हम देख रहे हैं, जिस तरह के पतन को उत्तराधुनिकता का पर्याय बना लिया गया है, ऐसे समय में सहजोबाई रूपी स्त्री स्वर जब मुखर होकर के व्यंग के रूप में हमारे सामने आता है तो लगता है कि हमारी परंपरा कितनी सशक्त रही होगी। आज दूसरी सहजोबाई हमें खोजने से मिलती नहीं है। बहुत सारी बाइयाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन वैसी महान सहजोबाई हमें नहीं दिखाई देती। हाँ, आधुनिक संदर्भ में हम देखें तो गद्य में विद्रोही तेवर खूब दिखाई देता है। अपने समय में बहुत पहले सुधा रानी श्रीवास्तव करके एक सशक्त महिला व्यंगकार थीं, जिन्होंने अपने समय में काफ़ी नाम कमाया। और उसके तत्काल बाद एक और जो स्त्री स्वर उभरा, उसे हम सूर्यबाला के नाम से जानते हैं। सूर्यबाला ने भी बेहिसाब लिखा। समाज को दिशा देने के लिए उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, और एक व्यंग्यकार के रूप में उनकी एक सशक्त पहचान बनी। तो हालांकि आज भी स्त्री स्वर बहुत कम है। बाद की उनकी पीढ़ी में कुछ नाम ज़रूर लिए जा सकते हैं, जैसे एक नाम डॉक्टर स्नेहलता पाठक का भी मैं ले सकता हूँ, और एक उन्हीं के समकालीन अलका पाठक को भी मैं याद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी खूब लिखा, लगातार लिखा। हालांकि अब उनकी रचनाएं कम ही दिखाई देती हैं। एक चेतना भाटी है, उनकी भी कुछ रचनाएं मैंने इधर उधर देखी हैं। तो और एक बहुत अच्छी विदुषी महिला थी जो उभर रही थी, जिन्होंने शरद जोशी पर काम किया, डॉक्टर शशि मिश्र। वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी व्यंग के स्त्री स्वर को लेकर के काम करना शुरू किया। आज कुछ और
स्त्री व्यंगकार काम कर रही हैं, लेकिन वे बहुत धारदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रही हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि स्त्री स्वर मध्यम नहीं हुआ है। लगातार हमारी महिलाएं प्रतिभा के साथ सामने आ रही हैं। अर्चना चतुर्वेदी का जाते जाते मैं नाम लूँगा। अर्चना भी तेजी के साथ उभरी है और उसका स्त्री स्वर व्यंग का स्वर बनकर के मुखरित हुआ है। चूँकि समय की सीमा है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे लगता है जब तक हमारी चेतना जिंदा है, स्त्री स्वर जिंदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम साहित्य में स्त्री या पुरुष स्वर की बात करते हैं या दलित स्वर की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी रचनाओं के माध्यम से अलग से जो स्वर जाने जाते हैं। लेकिन हम व्यंग लेखन में देखते हैं कि जिस तरह से कविता और कहानी में स्त्री स्वर अलग से दिखाई देता है, उसकी प्रतिध्वनि अलग से दिखाई देती है। जिस तरह से कविता में स्त्रियों ने और कहानी में अपनी स्त्री जीवन की विसंगतियों को, स्त्री जीवन की तमाम जटिलताओं को जिस तरह से सामने लाया है, और जिस तरह से स्त्री चेतना को लेकर के कविताएं लिखी गई, कहानियाँ लिखी गई, उस तरह से हम जब व्यंग में देखते हैं तो व्यंग में कोई अलग से स्त्री स्वर सुनाई नहीं पड़ता है। उसकी वजह है कि व्यंग के जो विषय पुरुष लेते हैं वही विषय स्त्रियां भी लेती हैं। चूँकि व्यंग का जो संबंध है व्यंग विधा का, वो निश्चित रूप से विसंगतियों से है। लेकिन स्त्रियों के व्यंग में आने के बाद से ये अपेक्षा भी स्वाभाविक थी कि स्त्री जीवन की जो विसंगतियां हैं, स्त्रियों के जीवन में जिस तरह से पुरुष सत्तात्मक समाज ने जटिलताएं पैदा की हैं, उनको लेकर के भी व्यंग लिखे जाने चाहिए थे। लेकिन शायद ऐसे व्यंग बहुत इक्का दुक्का हों तो हों, अन्यथा नहीं हैं। और स्त्रियां भी उन्हीं विषयों को लेकर के लिख रही हैं जिस पर पुरुष लिख रहे हैं। तो अलग से तो स्त्री स्वर की बात नहीं की जा सकती है। और वैसे भी ये भी है कि लैंगिक आधार पर किसी के लेखन का मूल्यांकन भी नहीं किया जाना चाहिए। जब हम समग्र रूप में जब मूल्यांकन करते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं होती है। मैंने व्यंग यात्रा में एक लेख भी लिखा था जिसमें स्त्री व्यंग लेखन के मूल्यांकन की उपेक्षा की जाने की बात कही थी। मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूँ। और निश्चित रूप से हमारे आलोचकों ने तो खैर नहीं ही किया है, पुरुषों का भी नहीं हुआ है, और व्यंग विधा में कोई अभी उस तरह की आलोचना हुई ही नहीं है। लेकिन जो हमारे जो व्यंगकार मित्र हैं, उन्होंने भी जो मूल्यांकन किया है उसमें भी स्त्री लेखन की निश्चित रूप से उपेक्षा की गई है। लेकिन इस उपेक्षा के कारणों पर जब मैंने विचार किया कि आखिर क्या वजह है, क्यों स्त्री लेखन में इतनी उपेक्षा का शिकार है, तो उसमें ये बात भी आई कि बहुत बार जब हम समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपके लेखन की तारीफ़ ही करेंगे, चाहे पुरुष हो या कोई भी हो। उसमें दोनों चीज़ें आएंगी, कमियों का भी उल्लेख किया जाएगा और विशेषताओं का भी उल्लेख किया जाएगा। तो जो समग्र और निष्पक्ष आलोचना होती है उसमें गुण दोष के आधार पर होती है। लेकिन प्राय ऐसा देखा गया है कि जब हम स्त्री लेखन का मूल्यांकन कोई व्यक्ति करता है और जब कोई प्रतिकूल टिप्पणी करता है तो प्रायः जो है एक असहिष्णुता भी स्त्री लेखकों में देखने को मिली है कि अपने लेखन की कमियों को लेख करने वाले के प्रति वो उस तरह से लेख की उदारता नहीं दिखाती हैं जिस तरह से दिखाई जानी चाहिए। तो इससे फिर क्या होता है कि लोग जो है इस तरह की टिप्पणियां करने से बचने लगते हैं। दूसरी बात ये हुई कि हमारे जो कुछ वरिष्ठ व्यंगकार हैं या कथित रूप से जिनको आज की भाषा में मठाधीश कहते हैं, उन्होंने अपना एक मंडल बनाने के लिए, आभा मंडल बनाने के लिए, अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ स्त्रियों के नाम ले दिए। वो हालांकि उनका मूल्यांकन वो भी नहीं करते हैं,
उनका मूल्यांकन वो भी नहीं करते हैं, लेकिन नाम ले दिए तो फिर उसका जो है साइड इफेक्ट ये होता है कि दूसरे लोग उन स्त्रियों के अच्छे लेखन को भी उनका मूल्यांकन करना बंद कर देते हैं। ये बड़ी विसंगति है। धन्यवाद। हमारे हिंदी साहित्य में व्यंग्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इस विधा में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। हमारे पुरोधा हरिशंकर परसाई जी के बाद, शरद जोशी जी के बाद और रविंद्रनाथ त्यागी के बाद बहुत से लेखक सामने आए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अब महिलाएं भी व्यंग्य लिखने लगी हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन जो कुछ भी है उसमें अच्छी लेखिकाएं सामने आ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि सूर्य बालाजी हैं, डॉक्टर स्नेहलता जी हैं, उसके अलावा डॉक्टर समा शर्मा जी हैं, अर्चना जी हैं, सुनीता सानू है, समीक्षा तेलंग है, मीनू सदाना अरोड़ा है और भी बहुत से। अब ये कहते हुए मुझे बहुत फख्र होता है कि किसी एक राज्य का कोई वर्चस्व नहीं है लेखन में। अब हमारे हिंदुस्तान के दुनिया में भी जहाँ कहीं भी हिंदी लेखक बैठे हुए हैं वहाँ भी महिलाएं लिख रही हैं और हमारे देश के विभिन्न राज्यों से महिलाएं बराबर निरंतर व्यंग्य लेखन में आगे आ रही हैं और ये एक शुभ संकेत है। अगर हम देखें कि व्यंग्य में महिलाएं कम हैं तो इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो उनका जो सामाजिक परिवेश है, पितृसत्तात्मक सत्ता हमारे यहाँ का वो रहा कारण, एक बड़ा कारण। दूसरा कारण शिक्षा का है, शिक्षा का अभाव है। पहले महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने की छूट ही नहीं दी जाती थी, लेकिन आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और महिलाएं न केवल पढ़ रही हैं बल्कि विभिन्न सेवाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में तेज़ी से काम कर रही हैं। तो जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है वैसे वैसे जागृति आ रही है और हिंदी साहित्य भी उससे समृद्ध हो रहा है। हमारी महिलाएं भी उसमें आगे आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि महिलाओं को आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है, हम पूरे समाज की है और ये धीरे धीरे समाज इन चीज़ों को अब समझने लगा है। अब हम कह सकते हैं कि इस समय हिंदी साहित्य में महिलाएं उपन्यास लेखन में पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। आज जितने भी उपन्यास लिखे जा रहे हैं गद्य की विधा है और व्यंग्य भी गद्य की विधा है। अब इसमें कहानी और उपन्यास के साथ साथ व्यंग्य एक दृष्टि मांगता है, एक विचार मांगता है, एक नज़रिया, एक शैली, कटाक्ष करने की क्षमता, विट्स उसमें हो तो वो व्यंग्य कारगर सिद्ध होता है। बहुत ही खुशी की बात है कि व्यंग्य यात्रा इस तरह के अभियानों में हमेशा आगे रही है और पूरे देश में एक वातावरण का निर्माण विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से, व्यंग्य यात्राओं के सेमिनारों के माध्यम से जो वातावरण बना है उससे भी व्यंग्य में महिलाएं आगे आने को उत्सुक हुई हैं और आ रही हैं। आप देखिए कि पूरे देश में ये पहला अवसर था जब एक बड़ा व्यंग्य संग्रह जिसमें 300, 500, 1000 लेखकों ने अपनी शिरकत की और ख़ास तौर से व्यंग्य पर। मैं इस अवसर पर ललित
और राजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार को भी याद करना चाहूँगा कि उनके संपादन में इस तरह के संग्रह निकले। इंडिया नेट बुक्स ने इस काम को अंजाम दिया, फिर बाद में अन्य प्रकाशक भी इस दिशा में आगे आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। तो 300 लेखकों में अगर 50 महिलाएं भी अगर व्यंग लिख रही हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में जो नारी का व्यंग में जो नारी का स्वर है वो और मुखर होकर सामने आएगा। धन्यवाद। इसका शीर्षक है ऐसी कैसी जवानी। जी हाँ, ऐसी कैसी जवानी, बड़ा मर्दमार शीर्षक है ना। मुझे तो यह शीर्षक इतना पसंद आया कि जस का तस उठा लिया चेहरे की किताब के यानी फेसबुक के ग्रुप पर आई हुई इस खबर से। खबर जस की तस नीचे दी जा रही है। आज रात शंकर नगर के एक रेस्तरां के पार्किंग में 2 युवतियां और एक युवक काली कांच लगी कार के अंदर संदिग्ध हालत में पकड़े गए। युवतियां नशे में धुत थीं। ऐसे नजारे यहाँ रोज देखने को ही मिल जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा कल्चर? इस मामले ने झूठ बोलकर घर और हॉस्टल से बाहर जाने वाली युवतियों पर सवालिया निशान लगा दिया है। युवतियों पर नजर ना रखी गई तो मामला और भी गहरा जाएगा। माना कि मामला जवानी का है, लेकिन शादी के अलावा और भी कई रास्ते हैं। बीच सड़क पर दिखने वाली जवानी आज जब चैनलों पर और कल अखबार की सुर्खियां बनेंगी तब क्या होगा? ऐसी कैसी जवानी? ये साहब एक साथ कई मुद्दों पर चिंतित हैं। सबसे पहले तो लड़कियों और उनकी जवानी पर। इसलिए सबसे पहले कहते हैं कि इस मामले ने झूठ बोलकर घर और हॉस्टल से बाहर जाने वाली युवतियों पर सवालिया निशान लगा दिया है। यानी हॉस्टल से बाहर जाने वाली युवतियां साहब इतने मुतमईन हैं कि उन्हें लग गया कि ये लड़कियां घर और हॉस्टल से भागी हुई ही हो सकती हैं। दूसरी बात करते हैं, युवतियों पर नजर ना रखी गई तो मामला और भी गहरा जाएगा। यानी युवतियां ही बदचलन होती हैं, उन पर शिकंजे कस कर रखो। लड़के तो हमेशा इज्जतदार रहते हैं, वे या तो कुछ करते नहीं या उनके करने से घर की इज्जत पर कोई आंच वाँच नहीं आती। तीसरी बात, माना कि मामला जवानी का है, शादी के अलावा और भी तो कई रास्ते हैं। मतलब जवानी जोर मार रही हो और शादी ना हुई हो तो और रास्ते अपना लीजिए। कुछ भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, बस रास्ते पर मत कीजिए। नीति संस्कार की बातें भूल जाइए। जवानी के मजे तो लीजिए मगर चुप कर। पहले के रसिक बुजुर्ग भी घर के लड़कों को यही तो ताकीद करते थे। मुंह मारने में कौन सी बुराई है, मर्द की मर्दानगी इसी में तो है, मगर ब्याह तो वही होगा जहां हम कहेंगे। सही है, ऐसी कैसी जवानी कि आप बीच सड़क पर जवानी के जलवे दिखाते रहें। और लेखक महोदय को उस खबर में 2 युवतियां दिख गईं और उन पर नजर रखने वाले मर्दवादी हवस उछाल मार ले गई। उन दोनों युवतियों के साथ वह युवक नहीं दिखा जिसके साथ वे तथाकथित संदिग्ध हालत में पकड़ी या पाई गई। उस युवक पर नजर रखने की बात तो सोची भी ना गई होगी। लड़कों से न धर्म बिगड़ता है, न ईमान, न समाज, न संस्कृति। सबके मूल में निर्लज्ज छोकरियां होती हैं जो उन्हें अपने बंधन में फांस लेती हैं। धर्म और संस्कृति को रसातल में औरतें ही तो ले जाती हैं। युवक लोग तो एकदम पाक साफ बेदाग सच्चरित्र मासूम दूध पीते मासूम बच्चे होते हैं। उनका कोई कसूर नहीं होता। और औरतों के मामले में सभी समाज के सभी लोग खुदाई खिदमतगार बन जाते हैं। सो एक सज्जन ने तड़ाक से लिख मारा, जो कुछ होता है उसका खामियाजा लड़कियों को भुगतना होता है। बदनाम वो होती हैं, कुमारी माँ वो बनती हैं, रेप का शिकार वो होती हैं, सुर्खियों में फोटो उनकी आती है, इसलिए उन्हें सावधान करना जरूरी है। लड़के तो फिर भी बच निकलते हैं। तो मामला फिर से जग जाहिर होने का है।
लड़के चूंकि बच निकलते हैं, इसलिए उन्हें बचने के मौके दिए जाते रहने चाहिए। नसीहत का जाल लड़कियों पर बिछाया जाना चाहिए कि चूंकि उनके साथ ये सब बातें होती हैं, इसलिए उन्हें बचकर संभल कर रहना चाहिए। मेरे पूछने पर कि लड़कियों के लिए जितने नुकसान गिनाए गए हैं, उनके मूल में जाइए ना। क्या लड़कियां खुद अपना रेप कर लेती हैं, खुद से कुंवारी मां बन जाती हैं, खुद से खुद को बदनाम कर लेती हैं, खुद से फोटो खींचकर अखबारों में उसकी सुर्खियां बन जाती हैं, तो वो लोग इसे अपने ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप मान लेते हैं। अब मैं कहाँ किसी पर कोई आक्षेप लगाती हूँ। मैं तो मानती हूँ कि समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मगर इनसे इतर भोगवादी मर्दाने नजरिए के कारण ये अच्छे पुरुष भी गेहूं के साथ घुन बनकर पिस जाते हैं। मैं अपने इन अच्छे पुरुषों को बचाना चाहती हूँ, ताकि समाज और इसके ढांचे पर हम सब का विश्वास बना रह सके। इसलिए हे समाज के अच्छे पुरुष, अपने इन साथियों की सोच में जरा अच्छाई का खाद पानी डालिए ना, हमारी नहीं, अपनी खातिर। जी प्रणाम। नमस्कार, मैं मुंबई से डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया। प्रेम जन्मेजय जी व्यंग्य यात्रा तो इतने समय से निकाल ही गई हैं। अब वो डिजिटल मीडिया युग में व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी लेकर आए हैं, जो 1 साल से हमारे साथ चल रही है। और आज जब यह विशेषांक स्त्री विमर्श पर निकल रहा है, तो एक छोटा सा रंग स्त्री के अस्तित्व की बात करता हुआ, शायद बहुत गहराई ना हो लेकिन बड़ी बात है, आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। व्हाट्सएप बाबा की जय। तो व्यंग्य यात्रा के यूट्यूब मासिकी के सभी दर्शकों का अभिनंदन और जन्मेजय सर का अभिवादन। शुरू करूं? व्हाट्सएप बाबा की जय। दरवाजे पर पति, पति का पिता, पति का बेटा, ये सब खड़े हुए थे। उन्होंने घंटी बजाई, दरवाजा नहीं खुला। तो 1 घंटे के पहले दरवाजा खुल जाता है। पति के पिता ने घंटी बजाई, दरवाजा नहीं खुला। फिर पति के भाई ने घंटी बजाई, दरवाजा नहीं खुला। पति के बेटे ने घंटी बजाई, दरवाजा नहीं खुला। सबके मन आशंकित हो गए, कुछ हो तो नहीं गया, आखिर दरवाजा क्यों नहीं खुला। अरे घर की महिलाएं तो उनके घंटी बजाने के पहले ही दरवाजा खोल देती, उन्हें एहसास हो जाता है कि सारे पुरुष आ गए हैं। और फिर अंदर जाते उनके जीव जोरी में लग जाती हैं। सब घबरा गए। घबराहट में पति ने घर की चाबी निकाली, कांपते हुए हाथों से घर का दरवाजा खोला। सोच रहे थे पता नहीं अंदर क्या हो गया, लेकिन ये क्या, अंदर का मंजर तो कुछ अलग ही था। उनकी चिंता ने क्रोध का रूप ले लिया। अंदर कोई महिला टीवी देख रही है, कोई कान में हेडफोन लगाकर फोन में व्यस्त है, कोई ईयरफोन लगाए बातों में व्यस्त है। अरे यहाँ तो अभूतपूर्व दृश्य है। आज सारी की सारी पत्नी, माँ, भाई की पत्नी, बेटी पॉपकॉर्न खाते हुए 62 इंच टीवी पर फिल्म देखने में व्यस्त हैं। सब एक साथ बैठी हुई है, हंस रहे हैं। पुरुषों के आगमन को किसी ने रजिस्टर नहीं किया। नो, नॉट डन, सबने सोचा, सारे पुरुषों ने। ये क्या, छोटे बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। उन्हें लगा था पुरुष अंदर आ गए हैं, अब तो महिलाएं उठ जाएंगी, कोई उनके हाथ से ब्रीफकेस लेगी, कोई पानी लाएगी, कोई स्नैक्स लाएगी, उन्हें उनका स्वागत मुस्कुराहट के साथ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पति का पिता चिल्लाए, ये क्या हाल बना रखा है। पति की माँ बोली, अरे आ गए आप सब लोग, मजाक मत करो, ये सब क्या है। तुम सब यहाँ मजे से बैठे हुए टीवी देख रहे हो, फोन पर बात कर रहे हो, घंटी नहीं सुनाई दी, दरवाजा क्यों नहीं खोला, हमने कितनी घंटियां बजाई। पति बोला, क्या मजाक है, हम सब कितना थक जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं ऑफिस में, और तुम लोग। अब पत्नी ने कहा, हम भी थक जाते हैं। सारे पति एक साथ बोले, तुम सब किस लिए थकते हो,
सारे दिन तो घर में पड़े रहते हो, बिस्तर तोड़ते रहते हो, काम क्या करना पड़ता है? सारी महिलाओं ने आंखों ही आंखों में संवाद किया और पॉपकॉर्न मुंह में डालकर चबाने लगी। ये देखकर पति का भाई गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, सुना नहीं, हम थक कर आए हैं, भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को लेकर आओ। पत्नी ने कहा, सॉरी, आज कुछ नहीं बनाए घर में, हम सभी थके हुए हैं। ये सुनकर पति के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या क्या कहा, खाना नहीं बनाया? पूरा घर फैला रखा है, दरवाज़ा नहीं खोला, आखिर कर क्या रहे थे तुम लोग सारे दिन? माँ ने कहा, दरवाज़ा खोलने के लिए हमें दिन भर में कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, कभी हिसाब लगाया आप लोगों ने? ये अनसुना करके पुरुष आवाज़ ने संवेद स्वर में प्रश्न उपजाया। पूछा ना, सारे दिन तुम लोग क्या करते हो, क्या किया सारे दिन तुमने? संवेद स्वर में महिलाओं ने जवाब दिया, आज हमने यही किया, आज हमने कुछ नहीं किया। ये सुनकर पति चिल्लाने लगा, किसने तुम लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है? पत्नी बोली, प्राणनाथ, उन्होंने हमारी बुद्धि नहीं भ्रष्ट की, बल्कि ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। अब पति के पिता यानी मुखिया जी बोले, कौन है वो बदमाश? सारी महिलाओं ने अपने मोबाइल को श्रद्धा से माथे पर लगाया। हमारे व्हाट्सएप बाबा, कहकर व्हाट्सएप बाबा का संदेश अपने पति को पहुंचा दिया। जिसने पुरुषों के कहने पर महिलाओं ने ऐसा ही किया था। अब पुरुष बोले, हमने हमारी गाढ़ी कमाई से तुम्हारे लिए फ़ोन ला कर दिए हैं, वापस करो। महिलाओं ने फिर व्हाट्सएप बाबा की शरण ली। उपदेश मिला, तुम सब जो घर के काम करती हो ना, उसकी सैलरी का छोटा सा इंस्टॉलमेंट है ये, तुम लोग तो और मांग सकते हो। फिर उन्होंने ये धारा भी याद दिला दी जो महिलाओं के साथ अपशब्द बोलने से उन पर लगाई जा सकती थी। पुरुष भूख और गुस्से से बेहाल हो रखे थे। उतने में पत्नी ने टेबल पर खाना लगा दिया। पुरुष बोले, तुमने तो कहा था खाना नहीं बनाया, कहाँ से आया? आप सब रसोई में जाकर देखने का कष्ट तो उठा लेते प्राणनाथ, वैसे ये प्रोमो था। और हाँ, कल करवा चौथ है। व्हाट्सएप बाबा का संदेश है, आप सबको उठकर हमारे लिए सरगी बनानी है। सुबह सारे पुरुष सरगी बनाते हुए सोच रहे थे, अब शीघ्र ही व्हाट्सएप माता की खोज उन्हें करनी होगी, जो इन महिलाओं के व्हाट्सएप बाबा को काउंटर कर सके। तो इंतज़ार करिए, व्हाट्सएप माता मिली या नहीं मिली। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार अगले व्यंग के साथ। नमस्कार। व्यंग का शीर्षक है खूब लड़ी मर्दानी। नारी का नारा आजादी, महिला का नारा आजादी, बच्ची का नारा आजादी। इस प्राण हरते नारों ने से नींद टूटी, पसीने से भीग चुकी थी, जैसे किसी ने पानी की हौद में डुबोकर बाहर फेंक दिया हो। सपने में आजादी की नारे क्यों सुन रही थी? ये नारे देने वाली कौन थी? किन्हें इन नारों की जरूरत इस स्वतंत्र देश में आ पड़ी? ऐसे तमाम प्रश्न उस रात के घुप अंधेरे में मन को चीर रहे थे। सुबह उठते ही उन नारीवादियों से जन्मी संतान का फोन गनगनाया। आजकल क्या नया कर रही हो? किस विषय पर काम कर रही हो? स्त्री विमर्श। ये नया है क्या? आजकल फैशन में है। इस पर लिखने से असदा लोगों में पैच बनती है। अच्छा, मगर जो इस विमर्श के झंझटों से मुक्त है उनका क्या? वो मंच पर दिखती है। तो तुम मंच के लिए कर रही हो या सच में कुछ ठोस करना चाहती हो? लोकप्रियता भी कोई चीज होती है। थिंक समथिंग डिफरेंट, वो तो बेहद जरूरी है। अच्छा ये बताओ, स्त्री विमर्श में तुम क्या कुछ खास कर रही हो? पहले मैं खुद आजाद होकर जी लूं, फिर उस पर लिखूंगी। तो अब तक तुम किस कैद में थी? पितृसत्ता की। किसने कैद कर रखा था तुम्हें? तुम्हारी परवरिश जिस घर में हुई है उसमें तो मुझे कोई कमी नहीं दिखती। तुमने जैसी चाही पढ़ने की राह चुनी, जो मांगा वो मिला। कहाँ मिला?
हाँ, पढ़ने की बात ठीक है, तो क्या अनुशासन का मतलब कैद है? उस बंधन से मुक्त होने वाला अपनी जिंदगी में हमेशा हारा है। जांघें दिखाती शॉर्ट पैंट में घूमना, सुट्टा लगाना, वीड जैसे पदार्थ फूकना, एडवेंचर के लिए इधर उधर संबंध बनाना, एक से बोर हो गए तो दूसरा साथी ढूंढना, जिम्मेदारी से मुक्त होकर जीना और फिर अपनी स्त्री स्वतंत्रता की कहानियां लिखना। मेरे ये ख्वाब तब कहां पूरे हो पाए थे। घुट घुट कर जीने में कैसी आजादी। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर जानती हूं। तंत्र में रहकर नाम कमाना इज्जत देता है, इसमें तुम्हारा स्त्री विमर्श कहाँ है? यही तो स्त्री विमर्श है जहां हम लड़कों से मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई, जानकी अम्माल, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, सरला ठकराल, कल्पना चावला, दुर्गा बनर्जी, मेजर प्रिया झिंगन, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदि आदि सबल महिलाएं तुम्हारे हिसाब से कहाँ आती हैं? इन सबने तंत्र में रहकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व तुम जिस पुरुष सत्ता की बात कर रही हो ना, उनमें बनाया है। तो क्या ये सब लोकप्रिय नहीं? इन्होंने तो नारी का नारा आजादी का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि ये अपने आप में संपूर्ण स्वतंत्र इकाई है। इन्होंने स्त्री को अपने अंदर जागृत रखकर काम किया, बस शॉर्टकट नहीं अपनाया। फिर तुम उन सारी कमियों को ढोकर अपना अस्तित्व क्यों खत्म करना चाहती हो? फिर स्वतंत्रता कैसे दिखेगी? जो उदाहरण गिनाए वो स्त्री स्वतंत्रता की नहीं है। जब तुम उनकी बुराइयों का उदाहरण बनोगी, तब तुम खुद कैसे उदाहरण बन पाओगी? मैं कैसे उदाहरण बन सकती हूँ? निरंकुशता त्याग कर मर्दानी बनना या सो कॉल्ड मर्द की रेप्लिका? क्या बनना है तुम्हें? इसे निरंकुश होना नहीं बल्कि आजाद होना कहते हैं। और हाँ, मुझे मर्दों से बराबरी करनी है। फिर तुम बराबरी कैसे लाओगी? छोटे कपड़े पहनना, बदन दिखाना, कई सारे यौन संबंध बनाना और मर्जी के माफिक न हुआ तो बलात्कार या दहेज या उत्पीड़न का आरोप लगाना आदि आदि सारे काम बहुत आसान है। ऐसा कुछ काम करो जो कठिन टास्क है, तभी तो तुम लड़कों के कंधे से कंधा मिला सकोगी और असली स्त्री विमर्श कर पाओगी। तुम्हें रसातल में जाना है या धरातल पर मजबूत खड़ा होना है? अच्छा, तो आज जो सब चल रहा है उसे क्या कहेंगे? फरेब या स्यूडो फेमिनिज्म। धन्यवाद। उत्तराखंड हल्द्वानी से मैं मीना अरोरा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपना व्यंग्य लेख अलबेला सजन आयोरी। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर देश के चंद नुमाइंदे, जनता के कुछ संरक्षक, नारी निकेतन की प्रहरी, साहित्य के वरिष्ठाकार, संस्कृति और परंपराओं के ठेकेदार नारी निकेतन में एकत्रित हुए थे। वहां खड़े खड़े अलबेला सजन आयोरी जैसे मनमोहक गीत की धुन पर सबके पांव थिरक रहे थे। एक तो ऋतु मन भावन, ऊपर से बसंत पंचमी का पावन दिन। सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा होनी थी, शायद उसके लिए ही सब खड़े थे। आरती के थाल में दीप प्रज्वलित होते ही सब अपनी अपनी बारी को उतावले हो उठे। मान्यों ने एक दूसरे से आरती का थाल छीनकर झपट कर बड़ी आतुरता से उसे गोल घुमाया, फिर शीघ्रता से मंच की ओर सजी कुर्सियों की ओर लपक गए। मां सरस्वती को वर्ष भर में एक ही दिन पूजा अर्चना करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूजा अर्चना करवाने के मामले में महालक्ष्मी सब देवियों से अधिक अंक हासिल किए हुए हैं। माँ दुर्गा भी वर्ष में 2 बार 9 दिन का पूजा उपवास कर्मकांडियों से जैसे तैसे करवा ही लेती है। और तो और दुर्गा देवी के प्रकोप से भयभीत होकर कुछ व्यभिचारी पुरुष कन्याओं के पांव छूकर आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी सरस्वती विद्या, सरलता, सादगी और ज्ञान की मूर्त है, सो उनसे किसी को किसी प्रकार के श्राप का भय नहीं। माँ सा विशाल हृदय रखने वाली माँ सरस्वती से भला खलनायक क्यों कर भयभीत होंगे?
माँ सरस्वती की आरती कुछ मिनटों में निपटाकर बसंत के अभिन्न मित्र कामदेव मंचासीन हो चुके थे। अधेड़ कामदेव अपने बालों और कारनामों को एक ही रंग में रखना पसंद करते हैं। मंच के सामने की कुर्सियों पर निकेतन में पलने वाली बेबस, लाचार, न्यूट्रिशंस के अभाव में सरसों के फूलों सी रंगत लिए मासूम बच्चियां सिर झुकाए बैठी थी। उन्हें स्वयं के हित की कल्याणकारी योजनाओं को उद्धारकों के मुखारविंद से सुनना था। अलबेला सजन आयोरे वाले गीत को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। नारियों के हितों की बात करने को एकजुट हुए सज्जन पुरुषों को कुछ देर के लिए बसंत के अलबेलेपन से बाहर आना पड़ा। मंचा आसीन कामदेव गला खंगार कर बच्चियों के कल्याण की योजनाओं पर अपने अपने विचार रखने लगे। कुछ बिना बोले भी अपना सूखा कंठ तर करने को अपने सामने मेज पर पड़ी बोतलों को बार बार मुख से लगा लेते। पीले फूलों के आसपास राक्षसी नुमा कंटीली बाड़ भी थी। शायद वो विशेष उद्देश्य से उन फूलों की सुरक्षा के लिए उगाई गई थी। राक्षसियों की नजर जब मंचा आसीन कामदेव वो संग टकराती तो चेहरे की मुस्कान विकृत हो उठती। ऐसा लगता मानो विकृत मुस्कान मान्यों को फूलों तक पहुंचाने के सुगम मार्ग का सिग्नल दे रही हो। कुछ देर लगातार बच्चियों के हित, कल्याण और शारीरिक शोषण आदि पर चर्चा हुई। तत्पश्चात महान हस्तियों ने निकेतन की मासूम बच्चियों और लाचार नारियों संग वहां उपस्थित मीडिया कर्मियों से तस्वीरें खिंचवाई और उन्हें एक अच्छी रिपोर्ट संग न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ पर छापने के निर्देश भी दिए गए। नारी कल्याण और उद्धार का समय सीमा समाप्त होते ही जहां कुछ पेट की भूख मिटाने को चाय समोसा खाने उस ओर चल दिए जहां जलपान की व्यवस्था थी, वही नारी उत्थान के चिंतक सुसज्जित कमरों की ओर प्रस्थान करने को उत्सुक थे। पर समय और माहौल इजाजत नहीं दे रहा था। उनके अंदर धधकती भूख को रात्रि तक उन्हें रोके रखना था। उनके सुलगते उदर और मस्तिष्क की ज्वाला को शांत करने में शायद गर्म चाय सहायक नहीं थी। वो सिर्फ पीले पुष्पों के रस से अपना पेट भरने को व्याकुल थे। बसंत ऋतु अर्थात कामुकता का द्वार, गेंदे और सरसों के पीले फूलों सा सजा तन बदन को महका देने वाला रूहानी समा। ऐसे में नारी जाति का हृदय तल से कल्याण चाहने वाले ही समोसा खाकर चाय पी सकते हैं। रात्रि होने को आई थी। आरती की थाल का दीपक बुझ चुका था। नारी निकेतन का सफाई कर्मी कमरों की सफाई कर उन्हें महकाने में जुटा गुनगुना रहा था। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले न बदले नसीब। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सुनिए एक हल्का फुल्का मुस्कुराता व्यंग। शीर्षक है फेसबुक हवाई घुड़दौड़। फेसबुक एक ऐसी दुनिया है जिसमें जान पहचान हो न हो, एक दूसरे को जाने या न जाने, लेकिन फिरकेबाजी करने का सबको हक है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप क्या आया, हम सब हवाई जिंदगी जीने लगे। बिना किसी आभास के आभासी दुनिया के चक्कर काटने लगे। हल्के और उथले हो गए। जो जी में आया पोस्ट कर दिया, किसी को भाए या ना भाए, मेरी बला से। जब जी चाहा दूसरों की पोस्ट पर चहलकदमी करने चले गए। जी चाहा तो तारीफों के पुल बांध दिए, जी नहीं चाहा तो चुपचाप निकल लिए। फेसबुक ने लोगों की गंभीरता हर ली है। फेसबुक एक आभासी खुला मंच है जहां जाने में कोई रोक टोक नहीं है, ना उम्र की सीमा, ना जन्म का बंधन और ना समय का। आप किसी भी समय हाजिर हो सकते हैं, बात बेबात बहस कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर अपनी ना इत्तेफाकी दर्ज करा सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, मान भी सकते हैं, पूरी बेहयाई के साथ खीसे निपोर कर हंस भी सकते हैं। यह मंच मन की भड़ास निकालने का सुगम साधन है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कानूनी कार्रवाई का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसीलिए निश्चिंत और निर्भीक होकर लोग बैठे ठाले इधर से उधर जुमले उछालते रहते हैं। फेसबुक चलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, कहीं ये दिख गए तो कहीं वे दिख गए। आज जिनसे दिल खोल कर मिले, दोबारा मिले कोई जरूरी भी नहीं। फेसबुक पर होना
मानो चौराहे पर खड़ा होना। लगता है चारों तरफ की भीड़ हमें ही देख रही है, और कहीं गलती से डाटा खत्म हो जाए तो पाते हैं अरे हम तो नितांत अकेले हैं। फेसबुक पर लाइव आना भला कौन नहीं चाहता। हर कोई खुद को और खुद के हुनर को दिखाना चाहता है। वहां बैठे फिल्टर बाबा बड़े ही भले मानुस हैं। अमीर गरीब, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष का बिना भेदभाव किए सब पर समान कृपा बरसाते हैं। कुरूप से कुरूप को भी ऐसा सौंदर्य प्रदान करते हैं कि देखने वालों की आंखें ही चौधिया जाएं। और तो और खुद की आंखें खुद को भी न पहचान पाएं। फेसबुक जैसे खुले मंच पर साहित्य की तो बल्ले बल्ले है। कहानी, कविता, लेख आदि में होड़ मची है। सब एक से बढ़कर एक। मंचों पर बहसें जारी हैं, पर नतीजा सिपड़। कोई किसी से कम नहीं, कम मानना भी नहीं चाहता। इस खुले आभासी मंच पर पांचों उंगली घी में तो सम्मान लेने और देने वालों की है। सम्मानित होने वाला अपने सम्मान के लिए सम्मान पत्र, शॉल, फूल आदि को फोटो के रूप में खुद ही तैयार कर लेता है, और सम्मान करने वाले लोग हजारों मील दूर बैठे सम्मान पूर्वक सम्मान दे देते हैं। सम्मानित व्यक्ति गदगद हो हाथ जोड़ लेता है। वाह वाह और बधाई के कहे लगने लगते हैं। भाई ये तो वही बात हुई, हर लगे न फिटकरी, रंग चोखा। भले ही फेसबुक हवाई हो, लेकिन मेरी तरफ से भी खूब बधाई, खूब बधाई, खूब बधाई। धन्यवाद। पुस्तकों की पंचायत लेकर मैं प्रस्तुत हूँ रामविलास शास्त्री। सबसे पहली पुस्तक है ओ तेरे की। यह पहला व्यंग संग्रह है काव्य मंचों की प्रख्यात कवित्री एवं गीतकार डॉक्टर कीर्ति काले का। प्रकाशन है डायमंड बुक्स, नई दिल्ली। संग्रह के 125 पृष्ठों में लेखिका के 33 व्यंग शामिल हैं, जो शिक्षा, साहित्य, भाषा, मीडिया, सोशल मीडिया, कवि सम्मेलन आदि पर विषयों पर केंद्रित हैं। संग्रह के कुछ शीर्षक हैं गिरगिट के भी बाप, पुरस्कार कबाड़ने के शर्तिया फार्मूले, सम्मान दो सम्मान लो, मंच है टंच, हम तो कन्फ्यूजिया गए हैं, न्यू अर्वाचिन ग्लोबल स्कूल। संग्रह की भूमिका वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश नवल ने लिखी है। साथ ही डॉक्टर सूर्यबाला, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर अशोक चक्रधर, सुभाष चंद्र आदि की शुभकामनाएं हैं। पंचतंत्र की कथाएं। यह संग्रह लखनऊ उत्तर प्रदेश की व्यंग्यकार इंद्रजीत कौर का दूसरा व्यंग संग्रह है, जो पेशे से शिक्षिका हैं। इसके प्रकाशन है रुझान पब्लिकेशंस। संग्रह में लेखिका के 56 व्यंग शामिल हैं, जो सामाजिक, साहित्यिक आदि विषयों पर केंद्रित हैं। संग्रह के कुछ शीर्षक हैं राजा का चश्मा, अंगूर खट्टे नहीं थे, एक थे विरोध चंद, अकड़ के साथ आंकड़े दिखाओ। संग्रह की भूमिका वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी ने लिखी है। अनीता श्रीवास्तव की पुस्तक एबला। यह संग्रह टीकमगढ़, मध्य प्रदेश
कि व्यंग्यकार अनीता श्रीवास्तव का है, जो पेशे से शिक्षिका हैं। इस संग्रह के प्रकाशक हैं रवीना प्रकाशन, नई दिल्ली। संग्रह में लेखिका के 39 व्यंग्य शामिल हैं, जो सामान्य जनजीवन के विभिन्न विषयों पर केंद्रित हैं। संग्रह के कुछ शीर्षक हैं सम्मानालय, मक्खी प्रेमी, भाई का सेल्फी प्रेम, छुपने की कला, आस्तीन के सांप, गरीब की रजाई। संग्रह की भूमिका वरिष्ठ व्यंग्यकार सुभाष चंद्र ने लिखी है। पिछले दिनों विविध विधाओं में आई नारी स्वर की कुछ नई किताबों के बारे में। संतोष बंसल की पुस्तक है पुतलीबाई, जिसे छापा है इंडिया नेटबुक नोएडा ने। सूर्यबाला की पुस्तक छूटे हुए पृष्ठ, जिसे अद्विक प्रकाशन ने छापा है, इसका मूल्य है 200 रुपये। किसका दोष आसमा कौल का लघु कथा संग्रह है, बोधि प्रकाशन ने इसको छापा है। अगली पुस्तक है बबीता किरण जी की काव्य संग्रह है क्या लिखूं क्या लिखूं, ज्ञान गंगा, दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका मूल्य है 250 रुपये। कुछ इधर की कुछ उधर की को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ रामविलास शास्त्री। पहले कुछ सम्मान के समाचार। सूर्य बाला को व्यास सम्मान। व्यंग्य यात्रा की शुभचिंतक एवं हिंदी व्यंग्य को अपने सशक्त नारी स्वर से समृद्ध करने वाली हमारे समय की श्रेष्ठ साहित्यकार सूर्यबाला जी को व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। यह सम्मान उनको उनकी कृति कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया जाएगा। व्यंग्य यात्रा परिवार की बधाई। उर्मिला शिरीष को मदन भारद्वाज स्मृति कथा सम्मान। केदार स्मृति न्यास बांदा का मदन भारद्वाज स्मृति कथा सम्मान 2024 हिंदी की सुप्रसिद्ध कथाकार उर्मिला शिरीष को सामाजिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उनके लोकप्रिय उपन्यास चांद गवाह के लिए प्रदान किया जाएगा। यश मालवीय सम्मानित। मधुकर गौड़ के परिवार की तरफ से मंचासीन विभूतियों के हाथों यश मालवीय जी को पंडित मधुकर गौड़ साहित्य सार्थक सम्मान से विभूषित किया गया। ख्याति के अनुरूप यश जी ने जमकर काव्य पाठ किया। बहुत ही शालीन व गरिमापूर्ण इस आयोजन की अध्यक्षता श्री विश्वनाथ सचदेव जी ने की। सुप्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर सूर्यबाला जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। कन्हैयालाल सराफ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हरि मृदुल जी ने यश माल्य जी व पंडित मधुकर गौड़ जी के बारे में अपने विचार रखे। शिवना नवलेखन पुरस्कार 2024। शिवना नवलेखन पुरस्कार 2024 के लिए रश्मि कुलश्रेष्ठ के उपन्यास शेष रहेगा प्रेम और सुभा ओझा की कहानी संग्रह आखिरी चाय को संयुक्त रूप से घोषित किया गया। इन्हें नई दिल्ली
विश्व पुस्तक मेला 2025 में पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही नव लेखकों की किताबों का विमोचन लेखक मंच पर विश्व पुस्तक मेले में ही किया जाएगा। पुरस्कृत लेखकों के साथ ही 2 लेखकों की किताबों को समिति ने अनुशंसित भी किया है, जिसमें डॉक्टर परिधि शर्मा का कहानी संग्रह प्रेम के देश में और डॉक्टर अनन्या मिश्र का संस्मरण कहीं अनकहीं शामिल हैं। अनुशंसित किताबों का विमोचन भी विश्व पुस्तक मेले में ही किया जाएगा। डॉक्टर दामोदर खड़से सम्मानित। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव द्वारा साहित्यकार डॉक्टर दामोदर खड़से को राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान भोपाल के रविंद्र भवन में प्रदान किया गया। इसमें 5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र का समावेश है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी विशेष रूप से उपस्थित थे। BL आछा सम्मानित। पिछले दिनों व्यंग यात्रा के शुभ चिंतक एवं व्यंग धर्मी BL आछा को ज्ञान फाउंडेशन ट्रस्ट राजलदेशर राजस्थान ने 5100 रुपये की राशि से सम्मानित किया। हार्दिक बधाई। उमा शंकर मनमोजी को व्यंग भूषण। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में हास्य व्यंग के कवि उमा शंकर मनमोजी को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कमलराज मिश्र के कर कमलों से व्यंग भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। गिरीश पंकज व्यंग सम्मान। हिंदी व्यंग साहित्य में नवोदित लेखकों को पहचान और प्रोत्साहन देने के लिए गिरीश पंकज व्यंग सम्मान की घोषणा की गई है। इस सम्मान का उद्देश्य हिंदी साहित्य के व्यंग विधा में उत्कृष्टता को पहचानना और प्रोत्साहित करना है, ताकि युवा लेखक अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित कर सकें और व्यंग साहित्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। हंस साहित्योत्सव बीकानेर हाउस परिसर में राजेंद्र यादव स्मृति सम्मान समारोह के रूप में तीसरे हंस साहित्योत्सव की शुरुआत हुई। साहित्योत्सव के आरंभ में उषा प्रेमवदा ने आशीर्वचन स्वरूप हिंदी साहित्य के ठहराव और बदलाव को लेकर संक्षिप्त और सारगर्भित वक्तव्य दिया। अपनी साहित्यिक जीवन यात्रा की शुरुआत में राजेंद्र यादव ने एवं मनु भंडारी की प्रेरणा और प्रोत्साहन याद करते हुए उन्होंने सुचिंतित विचारों को रखा। नई प्रतिभाओं को निखारने में राजेंद्र यादव का रचनात्मक लेखन प्रभावित हुआ। मनीषा कुलश्रेष्ठ, रजनी गुप्त, प्रत्यक्षा, पंकज सुबीर, गीता श्री, यतीश कुमार आदि अनेक लेखकों की रचनाओं को उन्होंने उद्धृत किया। दूसरे सत्र में अशोक वाजपेयी, वरिष्ठ लेखक सुधीश पचौरी, गोपाल प्रधान, गरिमा श्रीवास्तव ने समकालीन हिंदी साहित्य
प्रभावित करती विचारधाराएं और दर्शन पर गंभीर चर्चा की। अशोक वाजपेयी ने कहा कि विचारधारा की एक समस्या बुनियादी रूप से साहित्य के साथ है। साहित्य में उसका तनाव मूल में है। साहित्य अकादमी में व्यंग पाठ। पिछले दिनों साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन के तीसरे संस्करण व्यंग पाठ का आयोजन किया गया। प्रेम जन्मेजय की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र, आलोक पुराणिक, लालित ललित और अर्चना चतुर्वेदी ने व्यंग पाठ किया। व्यंग लोक का लोकार्पण। नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में साहित्य को समर्पित एक नई पत्रिका व्यंग लोक का लोकार्पण हुआ। प्रेम जन्मेजय की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी तथा डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी और रमेश तिवारी के विशिष्ट आतिथ्य में इस पत्रिका का लोकार्पण हुआ। पत्रिका के संपादक श्री रामस्वरूप दीक्षित ने पत्रिका के प्रकाशन की पृष्ठभूमि बताई और साहित्य को समृद्ध करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंचस्थ अतिथियों के अतिरिक्त श्री राजेंद्र सहगल, श्री वेद प्रकाश भारद्वाज तथा श्री रामकिशोर उपाध्याय ने भी अपनी बात रखी। हरियाणा लेखक मंच तृतीय वार्षिक समारोह। गुरुग्राम के SCERT के सभागार में हरियाणा लेखक मंच के तृतीय वार्षिक सम्मेलन में प्रेम जन्मेजय ने व्यंग की सहभागिता पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर प्रेम जन्मेजय के मराठी में अनुवादित व्यंग संकलन लक्ष्मी शरणम गच्छामि का विमोचन भी किया गया। हरियाणा लेखक मंच के द्वितीय सत्र में प्रसिद्ध आलोचक व रचनाकार डॉक्टर विनोद शाही ने सांस्कृतिक संकट और सर्जन का आत्मसंघर्ष पर सारगर्भित व विचारोत्तेजक व्याख्यान दिया। प्रारंभ में मुख्य आयोजिका डॉक्टर शशि कालिया ने कहा कि ऐसे चिंतन शिविर या कार्यशालाएं युवा लेखकों की दिशा के लिए बहुत जरूरी है। अध्यक्ष कमलेश भारतीय ने कहा, सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सबसे बढ़िया रसायन है कि लेखक समाज के दुख पाकर बदले में सुख प्रदान करता है। समाज के लिए कबीर की तरह रात भर जागता है और चिंता करता है, समाज को जगाए रखने का काम करता है। डॉक्टर अशोक भाटिया ने अंत में आभार व्यक्त करते हुए रसूल हमजा की बात कही कि मुझे विषय नहीं आंखें दो। ये महत्वपूर्ण चिंतन का सिलसिला जारी रहेगा। विशिष्ट अतिथि विनोद प्रकाश गुप्त ने बदलते समाज, संस्कार व सोशल मीडिया पर चिंता व्यक्त की।